हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेलो टैक्स इंडिया। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। हम सभी लोग आपको यहां दिख रहे हैं, किस लिए, उसका एक पर्पज़ है INC 22A टॉपिक। ये बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट है MCA में। अभी तक ये अमेंडमेंट नहीं आई हुई थी। क्या रीज़न है इसके पीछे अमेंडमेंट लाने का, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर आप इसको फाइल नहीं करते हो तो, अगर ये फॉर्म नहीं भरते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको उठाने पड़ते हैं, क्या पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है, क्या क्या ड्यू डेट है इसकी लास्ट अगर आप भरते हो तो। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक ये टीम मेंबर्स हमारे इस YouTube चैनल पे अभी तक नहीं आए थे, बिकॉज ये कंटेंट प्रिपरेशन पे वर्क कर रहे थे। अब जो है आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो मुझे इन्हें लाना पड़ा। इस टॉपिक को रिलेटेड इन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस टॉपिक पे। आज मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा डिस्कशन के तौर पर कि ये आपको समझाएंगे INC 22A एक्चुअल में आया क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या ड्यू डेट्स है और क्या पेनल्टी है अगर आप इसे नहीं फॉर्म भरते हो तो। पहले मैं इंट्रो से स्टार्ट करूंगा। राहुल जी, निशा जी, प्रकाश जी और रवि जी। INC 22A मैं बताना चाहूँगा, ये MCA ने अभी कुछ दिन पहले ही अमेंडमेंट लाई है और इसको कई सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल है, कई सारी कंपनीज़ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। वो सारी क्राइटेरिया भी हम देखने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को आधे में छोड़ दोगे तो आपको पूरी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिलेगी। इसमें ही मैं आपको ये बताऊँगा कि INC 22A अगर आप फॉर्म आप पे एप्लीकेबल है, आप कंपनी ऐसी हो जिस पे आप पे एप्लीकेबल है, तो फॉर्म को कैसे फुलफिल करें, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी फॉर्म में, क्या क्या ज़रूरत आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं पर्पज़ से। राहुल जी, आप इन्हें ये बताइए कि अभी तक MCA में कोई अमेंडमेंट नहीं आई थी, अब MCA को ऐसी क्या नीड पड़ गई जो INC 22A फॉर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। देखिए, गवर्नमेंट अभी तक ये फॉर्म नहीं लेके आई थी। इसका एक पर्पज़ जो अब समझ में आता है वो ये है कि अगर आप फॉर्म को ही देखेंगे INC 22A, ए मीन्स एक्टिव, यानी कि जो एक्टिव कंपनीज़ हैं उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मैप पे टैगिंग हो रही है और एक तरीके से उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। क्योंकि जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं उसमें कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड तो हुई हैं लेकिन इनएक्टिव हैं अभी भी, तो वो काम तो कर नहीं रही हैं, या तो उनका यूज़ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स को इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बचा सकें और गवर्नमेंट के जो नोटिस या ऑर्डर्स जो अभी तक उनको नहीं मिलते थे वो उनको टाइम पे मिल सकें, तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक बार फिर से वेरिफिकेशन हो जाए रजिस्टर्ड ऑफिस की, ताकि आगे का काम अगर कुछ गवर्नमेंट की प्लानिंग है तो वो अच्छे से चल सके। ठीक है, जैसा कि राहुल जी ने बताया, अगर इस मेन पॉइंट को देखा जाए, अगर इसके पीछे पर्पस देखा जाए तो मेन पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन करा लो। अभी तक जो कंपनियां फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती थी, इन्वेस्टर्स को उसकी वजह से बहुत लॉस उठाना पड़ता था, तो वो उस लॉस को हटाने के लिए और आप कई सारी जो एक्टिव कंपनीज हैं उन्हीं को केवल रखने के लिए, जो इनएक्टिव कंपनीज हैं उनको पूरी तरह से हटाने के लिए ये नया मूव लिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। इसके बाद मैं जस्ट इसके बाद बात करूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो जिन पे ये फॉर्म एप्लीकेबल है, जिन्हें ये भरना होगा और विद इन ड्यू डेट भरना होगा। पेनल्टी इसकी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए पहले ये देखिए कि आप एप्लीकेबल क्राइटेरिया में अगर आ रहे हैं तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए मैं निशा जी से बातचीत करना चाहूँगा। निशा जी, आप इन्हें ये समझाइए कि इस कौन कौन सी कंपनीज़ पे ये फॉर्म एप्लीकेबल है, कौन कौन सी कंपनीज़ पे ये फॉर्म नॉन एप्लीकेबल है। जैसा रंजन आपने बताया, ये कि एक MCA की अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट MCA के इनकॉर्पोरेशन में रूल 25 को अमेंड करके लाया गया है। रूल 25A आया है नया, जो बताता है कि जो भी कंपनी इंडिया में, ईच एंड एवरी कंपनी जो इंडिया में 31 दिसंबर 2017 और उससे पहले इनकॉर्प हुई है, उनको INC 22A फाइल करना कंपलसरी है। मतलब अगर आप बात देखें, अगर आप इनकॉर्पोरेशन में 31 दिसंबर 2017 को भी रजिस्टर्ड हुए या इनकॉर्पोरेशन उस दिन आपका भी हुआ है, तो भी आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है विद इन ड्यू डेट। उसके बाद की पेनल्टी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें, नॉन एप्लीकेबिलिटी जो वो हैं जिन कंपनियों ने 31 दिसंबर 2017 के बाद इनकॉर्प किया है, पहले तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो ये मैंडेटरी नहीं आते। फिर उसके बाद जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करी है, एनुअल रिटर्न फाइल करी है, या मेनली कहें कि ROC सही से फाइल करी है और मतलब फाइल करी है बट किसी प्रॉब्लम से वो नहीं कर पाए हैं या ROC रह गई उनकी 17-18 की, वो ये फॉर्म नहीं फाइल कर पाएंगे। इसके बाद जो कंपनियां स्ट्राइक ऑफ हो गई हैं या स्ट्राइक ऑफ की प्रोसेस में चल रही हैं, लिक्विडेट हो रही हैं, वो भी इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखा जाए तो जिन कंपनियों ने अपनी कंप्लाइंसेस पूरे किए हैं, एनुअल रिटर्न पूरी करी है, ROC फाइल करी है प्रॉपरली, वही इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, INC 22A को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि निशा जी ने बताया, मैंने
राहुल जी ने आपको स्टार्ट में ही बताया था, ए मीन्स एक्टिव, मीन्स अभी तक जितनी भी एक्टिव कंपनीज हैं उन पर ही ये फॉर्म एप्लीकेबल है। आप इनएक्टिव कंपनीज को हटा दो, जो लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा चुके हैं या लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा रहे हैं या जिनका डीमर्जर हो रहा है, तो उन सारी कंपनीज को एक साइड में रखते हुए आपने अगर एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए तो वो भी कंपनीज उसमें आ जाती हैं। उनको एक साइड में रखते हुए आप INC 22 उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात अगर आपके पास एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया में आती है तो अब मेन आपकी जो बात आती है वो ड्यू डेट क्या होगी, कैसे फॉर्म आपको फिल करना है। ड्यू डेट के लिए और लेट फीस के लिए क्या क्या पेनल्टी हो सकती है सर अगर ये विद इन ड्यू डेट नहीं भरते हैं, और इसकी लास्ट ड्यू डेट क्या है? देखिए सर, ये फॉर्म जिन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है उनकी जो ड्यू डेट है वो है 25 अप्रैल 2019। जो भी कंपनीज 25 अप्रैल 2019 से पहले ये फॉर्म फिलअप कर देंगी उनको कोई भी फ़ी चार्ज नहीं देना है। लेकिन जो कंपनी 25 अप्रैल 2019 के बाद ये फॉर्म फिलअप करती हैं उन सभी को 10,000 का फ़ी चार्ज देना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा मूव है। आप ये देखो कि आपको वेरिफिकेशन कराने का गवर्नमेंट आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं कर रहा है कि अगर आप सही हो, मींस अगर आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें अपनी करते हो तो आपको कोई भी फ़ी गवर्नमेंट को पे नहीं करनी है। आप INC 22A विदाउट फ़ी फॉर्म फिल कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो MCA पे, बट विद इन ड्यू डेट 25 अप्रैल, जैसा कि प्रकाश सर ने हमें बताया 25 अप्रैल जो है लास्ट डेट है। अगर आप 26 अप्रैल को भी भरते हो तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो 10,000 रुपीज़ से खड़ी हो जाएगी और आपको 10,000 एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे कराना पड़ जाएगा। तो उस लाइबिलिटी से ज़रूर बढ़े। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जितनी भी आपको लगता है कि ये कंपनियाँ इस एप्लीकेबिलिटी में आती हैं तो उन्हें ज़्यादा शेयर करें और हमें बताएं आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं INC 22A भरने में। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। फर्दर टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब आपके ऊपर एप्लीकेबल है फॉर्म, आपने देख लिया कंपनीज पे, अब कैसे आप फॉर्म को फुलफिल कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या अटैचमेंट्स आपको उसमें लगानी चाहिए, कैसी चीज़ें हैं जो आपको इस फॉर्म में ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए मैं रवि जी से बातचीत करना चाहूँगा। रवि जी, आप इन्हें ये बताइए कि इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको रिक्वायर्ड होंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको अटैच करने पड़ सकते हैं। जी, सबसे पहले आपको अपना सिन नंबर चाहिए होगा कंपनी का सिन नंबर आप भरते हुए फिर प्रीफिल करोगे फॉर्म को। प्रीफिल करते ही आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, जिसमें पहला फोटोग्राफ होगा वो आउटसाइड बिल्डिंग प्रेमाइसिस होगा, जो ऑफिस रजिस्टर्ड है उसका आउटसाइड ऑफिस प्रेमाइसिस का फोटोग्राफ होगा। फिर दूसरा फोटोग्राफ जो होगा उसमें एक की मैनेजरियल पर्सन विद इन ऑफिस प्रेमाइसिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अंदर एक फ़ोटो होगा जिसमें की मैनेजरियल पर्सन होंगे जिनकी DSC इस फॉर्म को साइन करने के लिए यूज होगी। और फिर इसके आगे हम बात करते हैं तो जैसे डायरेक्टर्स की डिटेल, तो जैसा मैंने बताया कि प्रीफिल करते ही वो आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की डिटेल देनी होगी। फिर इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो डिन है डायरेक्टर्स के वो एक्टिव होने चाहिए। फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी SRN की, जो 17-18 की फाइनेंशियल ईयर की जो MCA के साथ फाइलिंग हुई है रिटर्न, उसकी SRN की AOC 4 और MGT 7 की SRN की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपको जैसे मैंने बताया फोटोग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर मतलब ये फॉर्म इसके बाद भरने के बाद फिर आप जैसे चेक फॉर्म करके डिक्लेरेशन वगैरह जो भी आपको देंगे वो नॉर्मल फॉर्म्स में आपको मिल जाती है कि डिक्लेरेशन आप कैसे देते हो। डिक्लेरेशन के बाद आप वेरिफिकेशन किससे कराते हो, जो कि प्रोफेशनल होते हैं, CA हो गया या फिर CS हो गया, तो उनकी DSC वगैरह आप डिजिटल सिग्नेचर लगाओगे। जैसा कि रवि जी ने बताया, मैं राहुल जी से इस पर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। राहुल जी, जैसा कि आपने स्टार्ट में भी बताया था कि एक्टिव कंपनीज के लिए है और यहाँ पे रवि जी ने हमें ये बताया कि डिन एक्टिव होना चाहिए, तो क्या होगा उस केस में अगर कोई डायरेक्टर है जो डिस्क्वालीफाइड है या फिर वो क्या बोलते हैं डिन उसका एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें उठाने पड़ सकते हैं? देखिए, अगर आपके डायरेक्टर्स की डिटेल आ रही है जो डीएक्टिवेट है तो आपको पहले उनको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, फिर उनकी KYC करानी पड़ेगी। तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आप ये फॉर्म फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और उसके पीछे कुछ फीस भी वगैरह होगी? मतलब अभी तक आप अगर डिन आपका अगर डीएक्टिव है तो पहली बात आप डिन के लिए डिन उनका एक्टिव कराइए। अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो वो तो बात ही अलग है, वो तो जितने ईयर के लिए वो डिस्क्वालीफाई किए गए हैं उसके बाद ही वो एक्टिव हो सकते हैं, तो उन्हें आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो, उसकी जगह दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद आप INC 22A भर सकते हो, वहाँ फी पेनल्टी दो। इससे पहले आप ऐसा काम करिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा मूव है जो कि अभी तक रेगुलर अच्छे से वर्क करते आए हुए हैं, जो किसी भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, ये थी INC 22A की डिटेल। डिक्लेरेशन हो गया, वेरिफिकेशन होगा, आपको DSC आपने लगा दी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है जैसे SRN वगैरह में, जैसा कि रवि जी ने हमें बताया कि एनुअल रिटर्न आपने फाइल नहीं की है तो आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे नहीं, और आप पहले एनुअल रिटर्न फॉर्म भर के आओ, उसके बाद फिर आप SRN के थ्रू
इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हो। ADT 1 भी रिक्वायर्ड होता है इन केस आपने ऑडिटर अगर अपॉइंट नहीं किया हुआ है तो ADT 1 भी आपको फाइल करना पड़ सकता है। ये कई सारी डिटेल्स हैं जो अगर आपने नहीं की हुई हैं तो आपको INC 22A में प्रॉब्लम आ सकती है। फर्दर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस INC 22A फॉर्म को डिटेल्स को समअप करना चाहूँगा। उसके लिए मैंने जैसा आपको बताया, राहुल जी ने पर्पस बता दिया आपको। एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो कंपनियां एक्टिव है उन पे एप्लीकेबल है, जो कंपनियां इनएक्टिव है उनके लिए नॉन एप्लीकेबल है। ड्यू डेट 25 अप्रैल की है, उससे बाद जस्ट 26 अप्रैल को ही 10,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगा, मेन है आपका सिन और डायरेक्टर का डिन आपका एक्टिव होना चाहिए, बाकी चीज़ें वो प्रेफिल ले लेगा। अटैचमेंट्स के लिए जैसा कि रवि जी ने आपको बताया, एक फोटो जो आपको चाहिए होगी की मैनेजरियल पर्सन के साथ विद इन प्रीमाइसेस की, एक फोटो आउटसाइड प्रीमाइसेस की, उसमें एक ही अटैचमेंट केवल लगनी है, दोनों को आप मर्ज करके एक साथ लगा सकते हो, ठीक है। और फर्दर कोई आपको प्रॉब्लम आती है INC 22A में, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। हमें आपको बताते हुए ये बहुत ही खुशी हो रही है कि हम Amazon Fire TV पे भी अवेलेबल हैं और हमारा चैनल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है हेलो टैक्स इंडिया के नाम से। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे फॉलो कर सकते हो। पीछे की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।